नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर हम कहीं ना कहीं से सुनते हैं और उसका नाम सुनते ही घबरा से जाते हैं। किस विषय को लेकर? स्वस्थ जीवन है, और स्वस्थ जीवन में जब कैंसर का नाम हमारे सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा। आज के कार्यक्रम में हम ब्लड कैंसर्स पर बात करेंगे, और ब्लड कैंसर की जब बात आती है तो नाम सुनते ही घबराहट होती है, क्योंकि अगर खून का कैंसर हो गया तो अब क्या होगा, क्योंकि पूरे शरीर में खून ने तो बहना ही है। क्या हम बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे? लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं ब्लड के जो ट्रीट किए जा सकते हैं, जो क्योर किए जा सकते हैं, जो ठीक हो सकते हैं। बहुधा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जाना है विशेषज्ञ के पास। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? तो आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसी भयावह वस्तु बन गई है, डरावनी सी चीज़ बन गई है कि नाम सुनते ही हम घबराने से लगते हैं। थोड़ा सा पहले ये बताइए कि कैंसर की जब हम बात करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो किस तरह से होते हैं, क्यों कर हो जाते हैं कैंसर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत साल पहले तक जो है ना, हम ये सुनते नहीं थे, बीमारियां सुनते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे अब एडवांसमेंट हो रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोस कर पा रहे हैं, और नॉट ओनली डायग्नोस कर पा रहे हैं बल्कि उनके ट्रीटमेंट भी हैं। तो इसलिए जो है ना, जो कैंसर पहले कभी डायग्नोस ही नहीं होते थे, एक तो हम अब डायग्नोस भी जल्दी कर पा रहे हैं, ज़्यादा डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। और मेरा मानना ये भी है कि कैंसर का जो हमारा लाइफस्टाइल है तो उसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा भी है जी। तो इसलिए ये जब है तो हर एक फैमिली में कोई ना कोई, किसी को आजकल अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो किसी ना किसी फैमिली मेम्बर में कैंसर की वाली बीमारी है ही है। तो इसलिए जब है इससे काफ़ी लोग जो है ना वो डर जाते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि डायग्नोसिस हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, तो इसी तरह से ट्रीटमेंट भी इसमें बहुत सारे आ गए हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं जी। जब ब्लड कैंसर्स की बात करते हैं तो ब्लड कैंसर तो बहुत किस्म के हैं, तो ज़्यादातर जो देखने में मिलते हैं वो कौन से हैं? ब्लड कैंसर्स जो हैं वो भी उसी तरह से है। उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कहें कि सड़क पे कितनी कारें जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि बहुत तरह की कार हैं। या आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हो और आप उसको कहते हो मेरे को एक कपड़ा दे दे जी। तो सबसे पहले दुकानदार का क्वेश्चन होगा कि भी कपड़ा चाहिए तो कौन सा चाहिए, सूती चाहिए, आपको टेरिकॉट चाहिए, आपको लेडीज़ का चाहिए। एक पहचान जब तक आप नहीं देते कपड़े की, या जैसे कारें जा रही हैं तो जब तक आप पहचान नहीं देंगे किसी कार की कि ये मारुति 800 है या स्विफ्ट है, रेड कलर की है, तो जब तक आप पहचान नहीं देते तब तक हमें नहीं पता लगता। तो इसी तरह से ही जब हम कैंसर्स की बात करते हैं तो उसको पहचान देनी ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि कैंसर्स इतने टाइप के हैं, और अगर हम ब्लड कैंसर्स भी लेते हैं वो भी इतने टाइप के हैं कि उनकी हमें पहचान देनी ज़रूरी होती है। जिसका मतलब ये है कि हमें उसमें आगे फर्दर टेस्ट करके देखना होता है कि ये इसका क्या नाम है, और उसके बाद फिर हम आगे उसके इलाज की बात करते हैं जी। जब इलाज की बात करते हैं, पता चल गया कि इस तरह का कैंसर है, और जब आजकल की बात करते हैं तो बहुत सारे कैंसर हमारे सामने आते हैं, और ब्लड कैंसर्स की बात करते हैं तो गिनती शायद कम पड़ जाए, क्योंकि नाम तो बढ़ते चले जाते हैं, और उसी से हमारी घबराहट भी बढ़ना शुरू हो जाती है कि यार पता नहीं कौन सा कैंसर होगा, और ब्लड कैंसर है तो भाई क्योर होगा या नहीं होगा। जबकि वक्त बदला है, और बदलते वक्त में ट्रीटमेंट बदला है, और रिसर्च ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें।
तो अभी अगर हम बात करें तो आजकल की बात करते हैं तो ब्लड कैंसर्स, जैसे आपके पास पीजीआई में मरीज आते हैं, तो ज़्यादातर किस तरह के कैंसर्स देखे जा रहे हैं? ब्लड कैंसर्स को हम जो है वो आप कह लो कि 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप के ब्लड कैंसर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में बन गए हैं जी। उनका मेडिकल नाम हम बोलते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब है कि कैंसर, ब्लड कैंसर। तो जो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर बनते हैं उनको हम एक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं। जो कुछ ब्लड कैंसर्स कई बार कुछ महीनों से या कई बार कुछ सालों से भी चल रहे होते हैं। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि लोग कहते हैं अच्छा कुछ सालों से भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जो कुछ कैंसर कुछ महीनों से या कुछ सालों से चल रहे हैं उनको हम क्रॉनिक ल्यूकीमिया या क्रॉनिक कैंसर्स बोलते हैं जी। इसके अलावा कुछ और मिलते जुलते कैंसर्स जो ब्लड या ब्लड के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनसे जो बनते हैं तो उनको हम लिम्फोमास या माइलोमास करके जो है ना वो बोलते हैं। तो इस तरह से हम कैंसर्स को, ब्लड कैंसर्स को आगे जो है ना वो डिवाइड करते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले यही चीज़ देखते हैं कि क्या ये एक्यूट कैंसर है, जिसका मतलब है कुछ दिनों में बना है या कुछ हफ्तों में बना है, या ये क्रॉनिक ब्लड कैंसर है, और या ये एक ब्लड वाले सेल से जो है एक तरह से डिफरेंट से कुछ देर से चल रहा है। और इस तरह से हम जो है ना वो इनको कैंसर्स को डिवाइड करते हैं। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये ब्लड कैंसर है, क्या इसके आगे कैसे टाइप हैं? तो ब्लड जो हमारा है शरीर में उसके अंदर मेनली 3 चीज़ें हैं। एक है लाल रंग का खून जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और उसका काम है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में देना। दूसरे हमारे सेल होते हैं जिनको हम TLC बोलते हैं या वाइट सेल बोलते हैं। और जो वाइट सेल हैं हमारे, उनका काम हमारे बॉडी में होता है, बॉडी की डिफेंस है कि कोई अगर इन्फेक्शन आती है तो वो सेल्स फाइट करते हैं। और तीसरे हमारे ब्लड के सेल होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। बड़े सारे लोग डेंगू के मौसम में तो प्लेटलेट्स उनको बड़े याद आते हैं। तो सो प्लेटलेट्स का काम हमारे शरीर में जो होता है वो ब्लीडिंग रोकने का होता है। तो जो ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो अगर आपके हीमोग्लोबिन में कुछ दिक्कत आ गई, मान लो बढ़ना शुरू हो गया बिना बात के, या बिना बात के कम होना शुरू हो गया, सिमिलरली जो वाइट सेल्स हैं वो एकदम से बढ़ने शुरू हो गए या एकदम से कम हो गए जो नॉर्मल लिमिट्स लगाई हुई हैं, और इसी तरह से प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ गए या कम हो गए, तो उनमें हमें फिर ये देखना होता है कि क्या ये ब्लड कैंसर की वजह से तो नहीं है, और उसके बेसिस पे फिर हम आगे फर्दर जो है वो ब्लड कैंसर्स की डिवीजन करते हैं जो मैंने आपको बताया, एक्यूट ल्यूकीमियाज, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज, माइलोमास एंड लिम्फोमास। डॉक्टर साहब, जब हम आम आदमी की बात करें तो वो तो सिर्फ कैंसर जानता है और वो कैंसर का नाम सुनते हैं, आपने कहा एक्यूट फिर क्रॉनिक, तो उसको लगेगा कि एक्यूट लग गया तो ख़तरनाक है, क्रॉनिक लग गया तो ख़तरनाक है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें तो आप कहेंगे क्रॉनिक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, तंग तो नहीं कर रहा आपको। तो क्या सोचा जाना चाहिए कि एक्यूट ख़तरनाक है, क्रॉनिक ख़तरनाक है, या ये जो माइलोमा है, इस तरह के जो कैंसर्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं? एक जनरल सी स्टेटमेंट बहुत बार जो है लोगों ने सुनी होगी लेकिन कई बार ध्यान नहीं देते हैं, और वो स्टेटमेंट ये है कि कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका ट्रीटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो ब्लड कैंसर्स हैं तो बड़े बारी पेशेंट्स आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब स्टेज कौन सी है, और जैसा कि आपने शुरू में ही इंट्रोडक्शन दी कि ब्लड जो है वो तो पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्लड कैंसर की उस हिसाब से कोई स्टेज तो नहीं होती है कि ये पहली स्टेज है या दूसरी स्टेज है। लेकिन हाँ, हम कैंसर को ये ज़रूर देखते हैं, ब्लड कैंसर्स को भी, ये अर्ली स्टेज पे पिक हो गया है या लेट स्टेज पे पिक हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर अर्ली स्टेज पे पिक हो जाए तो उसमें हम जो है ट्रीटमेंट को, उसमें ट्रीटमेंट के फ़ायदे होने के ज़्यादा उम्मीद होती है। और अगर लेट पिकअप हुआ है, चाहे क्रॉनिक कैंसर है, लेकिन अगर बहुत लेट स्टेज पे पिक हुआ तो उसमें भी जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी कैंसर है, चाहे ब्लड कैंसर भी है, जितनी जल्दी हम अगर उसको पिक करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरा आपने सवाल किया कि क्या खतरनाक कौन से वाले हैं, तो
एक्यूट कैंसर्स भी कुछ अब क्योरेबल हैं, सिमिलरली क्रॉनिक कैंसर्स जो हैं उनमें से भी कुछ क्योरेबल हैं, और सिमिलरली लिम्फोमास एंड माइलोमास जो हैं उसमें से भी कुछ क्योरेबल हैं। एक तो क्योरेबिलिटी में अर्ली स्टेज का पिकअप तो है ही है, लेकिन फर्दर जो है ना हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई हैं, और टेस्ट ब्लड के टेस्ट भी हम इसलिए करते हैं, और इसमें भी मैं एक बड़ी बार हमें पेशेंट क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब पता तो लग गया है, आप इतने सारे टेस्ट और क्यों कर रहे हो आप हमारे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कार का एग्जांपल दिया था कि कार आप खरीदने जा रहे हो और आप उसको जब तक बताओगे नहीं कि मेरे को लाल रंग की ये मॉडल, उसमें एसी हो, नॉन एसी हो, टायर ये हो, अंदर क्या हो, जब तक आप उसको एक पूरी प्रॉपरली चीज़ नहीं बताओगे तो वो कार वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो सिमिलरली आजकल हमारे पास दवाइयाँ क्योंकि बड़ी सारी अवेलेबल हैं, तो हम एक उस कैंसर को पूरा उस लेवल तक जानना चाहते हैं जहाँ पे हमें लगे कि हम प्रॉपर वही वाली दवाई दें। इसमें मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में या 10-15 साल 20 साल पहले तक भी जो हमारे पास दवाइयाँ थी वो वैसी थी जैसे कि एक बड़ा सा कोई बम हो। तो जब लड़ाई होती है तो दुश्मन को मारने के लिए कि बम फेंक दो, उसमें आपके दुश्मन भी गए, उसमें नॉर्मल लोग हैं वो भी गए। लेकिन आजकल हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उनको हम कहते हैं टारगेटेड मेडिसिन। जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो एक पर्टिकुलर घर में जाके ही जो है वो बम को फेंका। दैट मीन्स कि बहुत ही बिल्कुल टारगेट पे फेंका, आसपास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो सिमिलरली हमारे पास जो हैं आजकल बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो हम टारगेटेड मेडिसिन बोलते हैं। तो जब हम टारगेटेड मेडिसिन की भी बात करते हैं, उससे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या टारगेट अंदर है भी है कि नहीं है। इसलिए जो है वो कई बार जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम इसलिए भी टेस्ट करते हैं काफ़ी सारे देखने के लिए कि पेशेंट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो क्या रहेगी। और कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के नाम से। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब यही है कि जब हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं तो हम उस पेशेंट के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या दे सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि एफिकेसी ज़्यादा हो और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है उस पर वर्क करते हैं, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे टेस्ट की आवश्यकता होगी। और इस समय हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझेंगे इस बात को कि टेस्ट बिला वजह नहीं होते हैं। विशेषज्ञ आपकी बीमारी की जड़ तक जाना चाहते हैं, आपको वही दवा देना चाहते हैं जो आपके लिए बनी हो और आपके लिए सही सिद्ध हो। तो आपको समझना होगा जितना आप साथ देंगे डॉक्टर का, उतना ही आपकी बीमारी को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर्स की बात करते हैं तो एक अवधारणा है ब्लड कैंसर्स को भी लेके, क्योंकि हम सुनते रहते हैं इधर ना उधर से, कहीं ना कहीं हमें आसपास के अपने कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं कि जो सलाह देते हैं, सलाहकार हैं, और वो यही कहेंगे कि नहीं भाई कैंसर है तो क्योर नहीं होगा, और एक अवधारणा बनती चली जाती है और नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है और कहते हैं कि तब तो कैंसर और बढ़ता है। ये जो अवधारणा है कि ब्लड कैंसर्स हैं बस अब कुछ नहीं होगा, जबकि आप एज ए स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि बहुत सारे कैंसर्स क्योर हो सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा और विस्तार से बताइए कि सारे कैंसर जो हैं जानलेवा नहीं होते, बहुत सारे कैंसर जो हैं उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। अब आते हैं हम कैंसर्स के नाम पे। तो जो एक्यूट कैंसर्स हैं, एक्यूट कैंसर्स में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ALL भी बोलते हैं। बच्चों में 10 साल से नीचे या 11 साल से नीचे तो जो है ऑलमोस्ट उसका क्योर रेट 80 to 90% तक है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। इवन अडल्ट्स में भी जैसे जैसे एज बढ़ती है क्योर रेट्स थोड़े से कम होते रहते हैं, बट एवरेज जैसे 20-30 साल पे भी हम क्योर रेट्स ऑलमोस्ट 50-60% तक बोलते हैं। एक्यूट कैंसर में एक दूसरा जो कॉमन कैंसर है जिसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं या AML बोलते हैं, वो भी आगे जो है काफ़ी तरह का होता है, और उसमें एक टाइप होता है जिसको हम एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया बोलते हैं या M3 वैरायटी का बोलते हैं। उसको हम क्योर मानते हैं, और उसमें मैं 1-2 लाइनें और बोलना चाहूँगा कि उसको हम कीमोथेरेपी से ट्रीट नहीं करते,
उसको हम एक मेटल से और एक विटामिन से ट्रीट करते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं। रेयर कैंसर है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसके लिए हम मेटल देते हैं और उसके लिए एक विटामिन देते हैं, और उन दोनों से ही जो है वो कैंसर क्योर हो जाता है। AML M3 के अलावा जो बाकी AML हैं उनमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि हम क्योर रेट्स जो है ना वो हम 50-60% से ऊपर बोले। क्रॉनिक जब कैंसर्स की बात करते हैं तो क्रॉनिक कैंसर्स में भी जो है क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया है, जो कि कुछ सालों पहले तक जो है ना उसमें लाइफ 2 से 3 साल होती थी, लेकिन आजकल हम उसको क्योरेबल मानते हैं, क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया। और ये सबसे कॉमनेस्ट ल्यूकीमिया है अडल्ट पॉपुलेशन में इंडिया में। इवन PGI में हमारे पास क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया के कम से कम 4000 से ऊपर पेशेंट हैं, और उसमें से 90% ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। सिंपल एक टारगेटेड मेडिसिन से नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल काम धाम सारा वो कर रहे हैं। 10% लोग जो हैं वो लेट स्टेज में आते हैं, या बाहर से जब रेफरल होके लेट स्टेज में आते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। फिर क्रॉनिक कैंसर्स में क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या CLL उसको हम जो बोलते हैं, US पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन माना जाता है। जैसे CML इंडियन पॉपुलेशन में कॉमन है, CLL अमेरिकन पॉपुलेशन में कॉमन है, लेकिन इंडिया में भी जैसे जैसे एल्डरली पॉपुलेशन हो रही है तो CLL हम देख रहे हैं काफ़ी कॉमन है। वो भी आजकल हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट क्योर के तक वो भी जो है वो पहुँच गया है। इसके अलावा एक कैंसर है, ल्यूकीमिया है, जिसको हेरी सेल ल्यूकीमिया बोलते हैं, वो भी हम क्योरेबल मानते हैं। इसके अलावा 2 या 3 जो ब्लड के साथ रिलेटेड हैं, जैसे माइलोमास करके हैं, और माइलोमा काफ़ी लोग आजकल जानते हैं कि थोड़े से बड़े बड़े लोगों को भी माइलोमा की बीमारी है। तो माइलोमा भी जो है आजकल, जिसमें कुछ साल पहले तक 2 से 3 साल ही लाइफ होती थी, आजकल बियॉन्ड 10 ईयर्स है, और उसमें से भी कुछ प्रोपोर्शन जो है वो हम कह सकते हैं क्योर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास लिम्फोमास हैं, उनको हम हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में डिवाइड करते हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा को हम क्योरेबल मानते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को भी कुछ लेवल तक हम अर्ली स्टेज पे क्योरेबल मानते हैं। जब मैं ये वर्ड क्योर यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स को हम इतना तेज मानते हैं कि अगर कोई 5 साल तक ठीक रहता है उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हम ये फिगर 5 इयर्स की लेते हैं कि जब मैंने आपको बोला कि 90% क्योर रेट है, तो दैट मीन्स कि अगर हमने आज इलाज किया तो एट 5 इयर्स अगर हम उन 100 लोगों को देखें तो 90 पीपल वुड बी विल नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ ल्यूकीमिया इन देयर बॉडी, मतलब 90 लोग ठीक रहेंगे। इन्हीं फिगर को अगर हम 10 साल पे देखें तो हो सकता है कुछ में रिकरेंस हो, लेकिन जैसे मैंने आपको डिफरेंट ब्लड कैंसर्स बताए, तो ये फिगर्स अगर 3-4 साल 5 साल तक अगर ठीक रहता है तो आगे ऑलमोस्ट ये क्योर ही रहते हैं। कुछ में रिकरेंस जो है ना वो होती है, लेकिन वो जो रिकरेंस के वाली परसेंटेज है वो बड़ी कम होती है। डॉक्टर साहब, हम ये मान सकते हैं कि क्योरेबल जब हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक तो नहीं होते, लेकिन दवा काम करती है और लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर जब हम कैंसर की बात करते हैं तो यही होता है कि अब और नहीं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, वक्त पर विशेषज्ञ की सलाह ले ली जाए, तो ट्रीटमेंट के माध्यम से हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। यस, सो उसी चीज़ के साथ मैं कहूँगा कि अब आजकल 2 चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले कीमोथेरेपी होती थी, आजकल हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है। तो बहुत बार हम कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं। तो इसलिए जो एक्यूट कैंसर्स एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन क्रॉनिक कैंसर्स, लिम्फोमा, माइलोमास में तो कई बार ऐसी वाली दवाइयाँ हैं जिनसे कोई बाल नहीं झड़ते, कोई वॉमिटिंग्स या ये चीज़ भी नहीं आती, तो जिससे लोग डरते हैं ना कि अच्छा दवाई लगेगी तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा और मेरे से खाया पिया नहीं जाएगा, और तो वैसी वाली सिचुएशन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में दे कैन एक्चुअली गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल। अपने ऑफिस काम में अगर जाते, अगर कोई बहुत इंटेंसिव वर्क नहीं है उनका, तो वाइल ऑन कीमोथेरेपी दे कैन गो बैक टू देयर ऑफिस एंड कंटिन्यू टू वर्क। अगर मैं CML की बात करूं, क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया, जो मैंने बताया सबसे कॉमनेस्ट ल्यूकीमिया है अडल्ट पॉपुलेशन में, इंडिया में और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में,
तो उसमें जो दवाई है वो तो बहुत ही सस्ती दवाई है और बहुत ही अच्छी दवाई है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं है। इट्स जस्ट जैसे कोई आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हो, शुगर की दवाई लेते हो, बिल्कुल वैसी वाली ही दवाई है। और आपको कोई देख के कह भी नहीं पाएगा कि हाँ आपको ये ल्यूकीमिया भी है। और जो पेशेंट्स वो रेगुलर दवाई ले रहे हैं वो बिल्कुल आप मतलब आपके सामने से निकल भी जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और वो सब कुछ हर एक चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई उनका ऑफिस का काम हो, वो शादी कर सकते हैं, आगे प्रेगनेंसीज कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, ऑब्वियसली अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आजकल दवाइयाँ हमारे पास जो टारगेटेड मेडिसिन और इम्यूनोथेरेपी आ गई है, उनसे हमारी लाइफ या पेशेंट की लाइफ भी जो है काफ़ी इजी हो गई है एज़ कम्पेयर टू 10 और 15 ईयर्स अगो जब हमारे पास सिर्फ कीमोथेरेपी होती थी। डॉक्टर साहब, और यही मैसेज, यही संदेश हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो जाने कि जब कहीं कुछ कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो नेगेटिविटी के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम तो और भी बढ़ सकती हैं। तो आप थोड़ा सा हौसला रखें, विशेषज्ञ के पास जाएं, विशेषज्ञ की सलाह लें, दवा खाएं और अपने परिवार के साथ हंसते खेलते जीवन जिए ना। ये क्या है कि किसी ने कह दिया और आप घबरा गए, दवा देरी से लेनी शुरू की तो समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर की समस्या अपने आप में घातक तो सिद्ध होती है बहुत सारे लोगों में, लेकिन जब जब नई नई रिसर्च हमारे सामने आ रही हैं, तो नए नए तरीके ट्रीटमेंट के आ रहे हैं, तो फिर हमारी जो जीवन शैली है वो भी सुधर रही है, ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में रहता है, हमारे मन में भी रहता है कि हम जानें कि आखिर ऐसा क्या बदलाव आता है हमारी बॉडी में कि ब्लड में कैंसर आ जाता है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया पहले कि जो ब्लड कैंसर्स हैं वो हमारे बॉडी के 3 कंपोनेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन को, वाइट सेल को और प्लेटलेट्स को। तो इन्हीं चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्हीं चीज़ों से ही वो जो है ना वो बनते हैं, या बोन मैरो के अंदर जो बनता है। बोन मैरो जो है ना हमारा एक लिक्विड सब्सटेंस है जो हमारी मेन बोन्स के अंदर होता है, जहाँ से ब्लड सेल बनते हैं। तो ब्लड जो है वो कोई ऑर्गन नहीं है, जैसे हम कहें ना कि हमारी किडनी है या लीवर है, तो ब्लड तो जो है वो लिक्विड है और जो जिन सेल से बनते हैं वो भी एक लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। तो जब ब्लड कैंसर्स जो हैं जब इफ़ेक्ट करते हैं तो एक तो हीमोग्लोबिन को इफ़ेक्ट करते हैं, तो हीमोग्लोबिन या तो कम होना शुरू हो जाएगा या बड़ा रेयर सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा। जब कम जाएगा तो ऑक्सीजन जो है, जो कैरी उसका जो फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन कैरी नहीं हो पाएगा। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी डिफरेंट ऑर्गन्स में तो हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। लंग्स में कम गई तो सांस चढ़ना शुरू हो गया, किडनी में कम गई तो किडनीज में हमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, लीवर में ऑक्सीजन कम जा रही है तो लीवर भी कुछ ना कुछ उसमें फंक्शनिंग उसकी कम हो जाएगी। तो ज़्यादातर जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें कमजोरी, वीकनेस, सांस चढ़ना, ये वाली सिम्टम्स जो हैं होने शुरू हो जाते हैं। रेयर सर्कमस्टांसेस में जब हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है तो ज़्यादा बढ़ने से कई बार हमें हेडेक और ब्लड प्रेशर जो है वो कई बार बढ़ता है, बट वो रेयर सिचुएशन है। ज़्यादातर जो है वो 95 to 99% आई वुड से कि कम होता है और उसमें हमें फटीग और ये चीज़ लगती है। वाइट सेल्स को जब इफेक्ट करता है तो वाइट सेल्स या तो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स बेसिकली क्या है कि डिसफंक्शन कर देते हैं, उसका जो काम है वाइट सेल का वो काम नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है वाइट सेल का काम क्या था कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो उसको फाइट करना। तो इसलिए जो है जब इन पेशेंट्स में जब कोई इन्फेक्शन होती है तो वाइट सेल फाइट नहीं कर पाते, तो सिंपल जुकाम जो है वो निमोनिया बन सकता है। कोई भी और इन्फेक्शन हुई तो वो एकदम से जो है वो फ्लेयर अप कर जाती है, और जब आप दवाई खा भी रहे हो उसके लिए, मान लो गला खराब हुआ, आप उसके लिए दवाई खा रहे हो लेकिन आपका गला ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। सिमिलरली आपका जुकाम जो जनरली हम कहते हैं 2-3 दिनों में या 4 दिनों में ठीक हो जाता है, वो आपका 10-15 दिन हो गया जो है वो चलता जा रहा है। कोई आपकी यूरिन की इन्फेक्शन है, पेट की इन्फेक्शन है, तो जब इन्फेक्शंस जो हैं वो आपकी बॉडी ठीक नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि कुछ वाइट सेल में गड़बड़ हो सकती है। इसका मिलता जुलता एक जो और कॉमन बीमारी है वो मैं कहूँगा वो कैंसर नहीं है लेकिन वो डायबिटीज़ है। उसमें भी क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होती है तो उसमें हीलिंग डिले हो जाती है। तो जस्ट इसके साथ डिस्कस करते हुए मैंने सोचा वो भी डिस्कस जी।
और थर्ड चीज़ जो कैंसर में है वो प्लेटलेट्स की है। तो प्लेटलेट्स अगर कम होते हैं तो हमारे शरीर में ब्लीडिंग जो है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे जो कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स हमें पता लगते हैं वो ब्लीडिंग से ही हमें लोग आते हैं कि जो है वो शरीर पे निशान पड़ जाते हैं। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं, या कई बार जो है नाक से ब्लीडिंग होती है या दांतों से ब्लीडिंग होती है, या कई बार यूरिन में हो गई ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो इसका मतलब प्लेटलेट्स कम है और उसको देखने की ज़रूरत है, ये कम क्यों है, क्या ऐसी वैसी कोई बीमारी तो नहीं है। रेयर सर्कमस्टांसिस में प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 4.5 लाख से अगर ऊपर चले जाते हैं तो वो भी एक टाइप का कई बार कैंसर हो सकता है। तो उसमें जो है वो क्लॉट होने के चांसेस होते हैं बॉडी में। तो बहुत सारे जो पेशेंट्स में हम डायग्नोस करते हैं कि क्लॉट हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है कहीं पे भी, तो हम जरूर कहते हैं कि प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुआ है। जी डॉक्टर साहब, छोटी छोटी बातें हैं और इन्हें अगर हम समझें, क्योंकि होता क्या है कि थकावट तो हो रही होती है लेकिन हम कहते हैं वैसे ही हो रही है क्योंकि हमारी आदत में शुमार हो चुका होता है। और जुकाम अगर हुआ 4 दिन तो 6 दिन में ठीक हो रहा है, 8 दिन में हो रहा है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इस पर डिले हो गया है। और कई बार जैसे आपने बताया कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण ब्लीडिंग हो रही होती है या यूरिन में ब्लड आ रहा होता है, हम उसको डिले करते हैं कि छोटे छोटे सिम्टम्स जो है वो हमें दिख रहे हैं, हमारा शरीर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है और इसको अगर समझकर हम विशेषज्ञ की सलाह ले लें जल्द तो उसका फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब हम ब्लड कैंसर्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसफ्यूजन की बात आती है और ट्रांसप्लांट की बात आती है, तो ये प्रक्रिया कब कब अपनाई जाती है कि जिसका फ़ायदा पेशेंट को होता है? ओके, थोड़ा सा मैं पीछे जाके आपका जो पहले वाला जब आप समराइज़ कर रहे थे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है कि थकावट हो रही है। थकावट आजकल अब ज़्यादा काम कर ले तो तब भी थकावट हो जाती है, तो कहीं मेरी बातों से ये ना लगे कि जी अच्छा कि कोई कैंसर है। तो उसके लिए एक जो चीज़ मैं सजेशन देना चाहूँगा, नॉट कैंसर के साथ रिलेटेड नहीं है, वो एक जनरल है और वो है हेल्थ चेकअप। ईयरली हेल्थ चेकअप मैं हमेशा लोगों को एडवोकेट करता हूँ कि अमेरिका में क्यों बीमारियाँ जल्दी पता लग जाती हैं, क्योंकि वो उनका ईयरली हेल्थ चेकअप होता ही है। तो ईयरली हेल्थ चेकअप के लिए जो एक मैं सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ वो ये कहता हूँ कि जब आपका बर्थडे आने वाला है, जब जन्मदिन आने वाला है, आप वो दिन रख लीजिए कि आज मेरे को अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं और मेरे को अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना है। क्योंकि अदरवाइज आप उनको बोलेंगे हाँ हाँ करा लेंगे, और सब लोग आजकल काम में इतने बिजी हैं कि वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो एक दिन फिक्स करने का जो है वो मेरे को लगता है जन्मदिन दिन वाला आप फिक्स कर लीजिए कि उस दिन मेरे को अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना ही है, ताकि अगर कुछ बीमारी है तो हमारी वो जल्दी पिकअप हो जाए। अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे जो आपने बोला है ट्रांसफ्यूजन्स एंड ट्रांसप्लांट, तो ब्लड कैंसर्स में जो ट्रीटमेंट हैं उसमें ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं दिए जाते हैं जब हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो और जब प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो, तो तब हम उस वक्त फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बड़ा इजीली मिल जाता है। प्लेटलेट्स के लिए आजकल हम कहते हैं कि जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हम वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर हम डोनेट करते भी हैं तो उसमें से हम 20-30 हज़ार डोनेट कर भी दें तो नॉर्मल लोग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे जिसको हम देते हैं उसमें 20-30 हज़ार या 40 हज़ार इकट्ठे बढ़ जाते हैं, जो कि तो ये बड़ा एक इफ़ेक्टिव मेथड है। जबकि अगर हम सिंपल ब्लड दें उसके अंदर से प्लेटलेट्स या तो होंगे नहीं या सिर्फ 5 से 6 हज़ार बढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम कहते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स अगर आप अरेंज कर सकते हो सबसे अच्छी चीज़ है, और ब्लड बढ़ाने के लिए हम पैक्ड रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन्स को बोलते हैं। नाउ कमिंग टू ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है, एक तो वो सर्जरी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अच्छा बोन मैरो ट्रांसप्लांट है तो शायद बेहोश करके सर्जरी की जाएगी। बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि बोन मैरो जो है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है हमारी बोन्स के अंदर। तो बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है, जब हम बोन मैरो के सेल्स लेते हैं, और आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ब्लड से ही बोन मैरो ले लेते हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसी में ही हमारे पास कुछ इंजेक्शंस हैं जिनको हम पेशेंट्स को या डोनर को देते हैं, तो वो स्टिमुलेट करते हैं बोन मैरो सेल्स को, वो बोन से वो ब्लड में आ जाती है और उससे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई ऑपरेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ बोन मैरो सेल्स
या हम स्टेम सेल्स भी उनको बोलते हैं कि स्टेम सेल्स का हमने किया। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हम कहते हैं करने के लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें कि हम पेशेंट के ही स्टेम सेल्स लेते हैं या बोन मैरो सेल्स लेते हैं और उसी में वापस ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या प्योर मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है तो कहेंगे ऑटोलोगस हिमेटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांट। और एक ट्रांसप्लांट होता है जिसमें कि हम किसी डोनर से लेते हैं, किसी दूसरे आदमी से लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट बड़ी बार आपको डोनर मिल जाते हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा आपको चेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हमें स्पेसिफिकली डोनर को ढूंढना पड़ता है और उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम HLA टेस्ट बोलते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ऑटोलोगस जिसमें खुद के सेल्स लेने हैं, और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जिसमें हम किसी और डोनर के सेल्स लेके ट्रांसप्लांट जो है वो करते हैं। दोनों ट्रांसप्लांट्स की जो है वो इंडिकेशन डिफरेंट है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट ज़्यादातर हम करते हैं, एक जो माइलोमा की मैंने बीमारी बताई और लिम्फोमा की बीमारी बताई, और जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं वो ज़्यादातर हम ल्यूकीमियास में करते हैं, या कई बार बच्चों में जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स लाइक थैलेसीमिया है, एप्लास्टिक एनीमियाज हैं, उन लोगों में हम ज़्यादातर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। दोस्तों, जान गए ना कि कैंसर्स बहुत सारे हैं और इलाज भी बहुत सारे हैं। ज़रूरत इतनी है कि हम विशेषज्ञ की सलाह लें, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जानें कि हमें किस तरह का कैंसर है, समस्या क्या है। समस्या को समझकर उसका निदान ज़रूर किया जा सकता है। डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ब्लड कैंसर्स पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जो मैंने कुछ कहा है इसमें से कुछ भी अवेयरनेस क्रिएट होती है तो मैं कहूँगा कि यहाँ ना मेरा सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच।